ये दाम लगाने का हक किसका है? किसानों का है ये हक कि किसान दाम लगाएगा कि हमारे आलू का दाम क्या होगा, हमारे धान का दाम क्या होगा। हमारे धान का दाम बिचौलिया और सरकार तय नहीं करेगा। इसी मुद्दे को लेकर के किसान आज सड़कों पर हैं, किसान आज आंदोलन कर रहे हैं। मैं साथियों आपसे कहना चाहता हूं, तीनों किसानों बिल के खिलाफ मजबूती से संगठित होकर के संघर्ष कीजिए। अगर ये वापस नहीं होता है, अगर ये तीनों काले कानून ये लागू रह जाते हैं हिंदुस्तान में, तो हम लोग को गुलाम होने से कोई नहीं रोक सकता। गणेश जी, सतेंद्र जी और बिंद जी और तमाम दोस्तों, बुजुर्गों, किसान भाइयों, यहाँ के निवासियों, आप सभी का इस सम्मेलन में स्वागत है और इस सम्मेलन की मैं बधाई देता हूं। हमारी पार्टी एक महत्वपूर्ण अंग मानती है इस लोकल सम्मेलन को, इस लोकल कमेटियों को। यही कमेटियां हमको दिशा देती है कि आगे की राजनीति कैसी होगी, आगे का राजनीति का मुद्दा कैसे होगा। और एक एक साथी जो इस कमेटी में होते हैं, जो ग्राम कमेटी में होते हैं और जो पार्टी के एक एक मेंबर होते हैं, वो हमारी पार्टी के रीढ़ है, हमारी पार्टी के एक मजबूत स्तंभ है। और हमारी पार्टी उनको संरक्षित करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयासरत है और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। तो इसी से मैं आप सभी को लोकल सम्मेलन की बधाई देता हूं। और साथ ही कई बातें आई हैं, कई बातें हुई हैं। किसानों का भी मुद्दा पे कई साथियों ने विस्तार से चर्चा की, नौजवानों के भी मुद्दा पे विस्तार से चर्चा हुई, बेरोजगारी के भी मुद्दा पे विस्तार से चर्चा हुई। मगर इन सब से इतर अभी जो किसानों का मुद्दा है, जो 3 काले कानून पास किए गए हैं इस लॉकडाउन के दौरान, इस लॉकडाउन के दौरान जितना अधिकार आपसे छीने गए हैं, जितने संविधान में संशोधन किए गए हैं, जितने संविधान के पन्ने को फाड़े गए हैं, हमको नहीं लगता है कि 70 साल के आज़ादी के बाद के इतिहास में इतने आपके अधिकारों में कटौती कभी नहीं हुई थी। और ये आप सभी जितने कानून बदले गए हैं, वो सारे कानून गरीबों के लिए थे, भूमिहीनों के लिए थे, यहाँ के लोगों के लिए थे, यहाँ के आम लोगों के लिए थे। और वो सारे कानून धीरे धीरे करके खत्म कर दिए गए और नए नए कानून बन रहे हैं, जिससे क्या होगा, जिससे गरीब और गरीब होते जाएंगे, गरीबों का खून चूस लिया जाएगा, किसानों की जमीन छीन ली जाएगी। ऐसे ऐसे कानून बन रहे हैं। अभी 3 काले कानून बने हैं। 2-3 महीना पहले लॉकडाउन के दौरान 3 काले कानून बनाए गए हैं, जो कहा जा रहा है कि कृषि सुधार कानून है, जबकि ये सुधार के नाम पर किसानों को बर्बाद करने का कानून है, कृषि को बर्बाद करने का कानून है, खेती को और आपके जमीन को अडानी अंबानी के हवाले करने का कानून है। ये ऐसा खतरनाक कानून आया है। और आज आप देखिएगा कि 100 दिन लगभग हो रहे हैं, दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पे किसान संगठित होकर के अपने विरोध को दर्ज करा रहे हैं। वहाँ किसान जो है वो दिल्ली के बॉर्डर पर इस किसान आंदोलन में शरीक हैं, किसान विरोधी काले कानून के खिलाफ अपने आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उसी किसानों के बच्चे, उसी मजदूरों के बच्चे बॉर्डरों पर, तमाम सरहदों पर, देश के तमाम बॉर्डरों पर अपनी दुश्मनों की गोली खा करके शहादत दे रहे हैं। और आज दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पे 200 से भी ज्यादा किसान अपनी शहादत दे चुके हैं। हम ऐसे शहादत को, ऐसे किसानों को सलाम करते हैं। और इनके आंदोलन के साथ, इनके कुर्बानी के साथ हमारी पार्टी और हमारा छात्र संगठन, हम नौजवान सभी लोग और हमारे किसान भाइयों के साथ खड़े हैं। हम उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम इनके आंदोलन को और मजबूती के साथ हमने यहाँ लड़ा है। और आज इसी विषय में आज आपके कुर्सा ब्लॉक पर भी हम लोगों का किसानों के लिए धरना चल रहा है। हमने लगातार 15 दिनों का अरवल ब्लॉक पे जिला लेवल का हम लोगों ने धरना दिया था, जिसमें तमाम प्रखंडों से लोग शामिल हुए थे। और इस किसान विरोधी काले कानून का विरोध करना बहुत जरूरी है कॉमरेड, बहुत जरूरी है साथी। हमें आप सभी से
अपील करता हूं कि अगर ये 3 काले कानून वापस नहीं लिए गए तो आने वाले समय में हम लोग फिर से गुलामी की तरफ जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। ये तीनों काला कानून इतना खतरनाक है कि आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले आलू का दाम 60 से 70 रुपए केजी था, और आज जब किसानों ने अपने मेहनत से अपने खेतों में आलू उपजाया तो आज 8 रुपए, 7 रुपए, 6 रुपए और 10 रुपए किलो आलू बिक रहा है। तो यही फर्क मैं समझाना चाहता हूं कि जो आपके मेहनत से, आप अपने जमीन से, आप अपने खून पसीने की कमाई से मेहनत करके, मजदूरी करके जो धान उपजाए हैं, जो चावल उपजाए हैं, जो फसल उपजाते हैं, कि इसी मुद्दे को लेकर के किसान डटे हुए हैं कि हमारे चीज का जो उपजाए हैं उसका हमारा मूल्य मिलना चाहिए। हम पूछते हैं आपसे कि हमारी जमीन है, हमारा मेहनत है, हमारा पैसा है, हमारा खून है, और जब हम उपजा लेते हैं तो इसका दाम कोई साहूकार लगाएगा क्या? ये दाम लगाने का हक किसका है? किसानों का है ये हक कि किसान दाम लगाएगा कि हमारे आलू का दाम क्या होगा, हमारे धान का दाम क्या होगा। हमारे धान का दाम बिचौलिया और सरकार तय नहीं करेगा। इसी मुद्दे को लेकर के किसान आज सड़कों पर हैं, किसान आज आंदोलन कर रहे हैं। मैं साथियों आपसे कहना चाहता हूं कि इन तीनों किसानों बिल के खिलाफ मजबूती से संगठित होकर के संघर्ष कीजिए। अगर ये वापस नहीं होता है, अगर ये तीनों काले कानून ये लागू रह जाते हैं हिंदुस्तान में, तो हम लोग को गुलाम होने से कोई नहीं रोक सकता, हम लोग से जमीन छीनने से कोई नहीं रोक सकता। और आज स्थिति ये होगी कि आपके अरवल डिस्ट्रिक्ट में डीएम के पास चिट्ठी आ गई है कि यहाँ 300 बीघा, 300 एकड़, सॉरी बीघा नहीं एकड़, 1 एकड़ में 1 बीघा 12 कट्ठा जमीन होता है। तो आप सोचिए कि 300 एकड़ जमीन पूरे अरवल के तमाम जो नफीस जमीन है, जिसको आप कहते हैं कि दुफसला है, तिफसला जमीन है, वैसी जमीनियों को चिन्हित किया है कि वैसे जमीन को बड़े बड़े उद्योगपतियों के हवाले करेगा। और आज हमारी जो पूर्वजों की जमीन है, जिसमें हम मजदूरी कर करके खा रहे हैं, जिसमें हम खोल करके उसमें से कुछ उपजा लेते हैं, हम अपने खून पसीने से अपने भोजन का इंतजाम कर लेते हैं, हमारे खाने का इंतजाम कर लेते हैं, आज उससे भी हम लोग को वंचित करने का ये कानून पास कर दिया गया है। और यही नहीं, इसके बाद जब ये काला कानून लागू होगा तो जितने लोगों को राशन मिलता है वो सारा बंद हो जाएगा। हमारी पार्टी ने, हमारे विधायकों ने इसके खिलाफ जोरदार आवाज उठाया है और विधानसभा में भी इस आवाज को ले जाकर के इस काले कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने का भी अनुरोध किया था। मगर ये नकम्मी नीतीश सरकार ये कहती है कि ये केंद्र का बनाया हुआ कानून है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। मगर हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ के जनता को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के गरीबों को, दलितों को, भूमिहीनों को तुम तो ये वादा कर सकते हो ना कि हम पीडीएस सिस्टम बंद नहीं करेंगे, किसानों के जो फसल का मूल्य है उसको पूरा दाम मिलेगा और वो भी वाजिब दाम मिलेगा और वही मुनाफा के साथ मिलेगा। हमारी पार्टी के विधायकों ने ये मांग किया, मगर ये निकम्मी सरकार सुन नहीं रही है और हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और आपने आपके ताकत से, आपके एक एक वोट के जरिए जो आपने पार्टी को मजबूत किया था, आप जो संगठित हुए हैं, उसके दम पर हमारा 12 विधायक जीता है। हो सकता है कि आपको लगता होगा कि आपने यहाँ पार्टी को वोट नहीं दिया और आपने अपने विधायक को जिताने में आपकी भूमिका नहीं रही, मगर आपकी सबसे बड़ी भूमिका यही है कि आपने पार्टी की ताकत जो बनाई है, पंचायतों से लेकर के विधानसभा तक और आने वाले समय में लोकसभा में भी हमारा प्रतिनिधित्व होगा। ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार पार्टी का जो गठबंधन हुआ है वो लंबे समय तक चलेगा और पार्टी का प्रतिनिधि, आपका नेता लोकसभा में भी जाएगा। तो हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है उन 12 विधायकों को जिताने में, उन पार्टी को इतना बड़ा बनाने में आप सभी का जिम्मेवारी है। आप सभी भी बधाई के पात्र हैं, आप सभी का भी उसमें योगदान है। मैं साथियों आप सभी से यहाँ पर अनुरोध करने भी आया हूँ कि इस लाल झंडे की ताकत को बरकरार रखिए। ये लाल झंडा जब तक जिंदा रहेगा, कई साथियों ने कहा कि हमको बैठने नहीं दिया जाता था,
जमींदारों के सामने, बड़े आदमियों के सामने बोलने का अधिकार नहीं था, हमको अपना हक मानने की अधिकार नहीं था, जिसके खेत में मजदूरी किए मजदूरी मांगने का अधिकार नहीं था। मगर आप ये लाल झंडा जो आज ये बच्चा उठाया हुआ है, जो कई महिलाओं को देखा मैंने कि लाल झंडे को, और कई बुजुर्गों को भी देखा, नौजवानों को भी देखा कि लाल झंडा उठाए हुए थे। तो ये लाल झंडा की ताकत अगर यहाँ मजबूत होगी तो गरीबों की ताकत मजबूत होगी, यहाँ के दलितों की ताकत मजबूत होगी, यहाँ के अल्पसंख्यक समाज की ताकत मजबूत होगी। मैं आप सभी से अनुरोध करने आया हूँ कि इस लाल झंडे को और मजबूती दीजिए, इस लाल झंडे को और मजबूत बनाइए, ताकि जो आपके अधिकार की कटौती है, ताकि जो आपका संविधान पे हमला है, ताकि आपके आरक्षण पे हमला है, ताकि आपके रोटी छीनने की जो बात चल रही है, उस रोटी को हम लोग बरकरार रखें और आपके बात को, आपके अधिकार को जिंदा रखने के लिए ये लाल झंडा ही आगे आया है। मैं पूछना चाहता हूं कि चुनाव तो खत्म हो गए, लोग अभी विधानसभा का लास्ट चुनाव था, मगर आप बताइए कि वोट देने के बाद कोई नेता, कोई पार्टी आपके बीच आया? आज माले आपके बीच में है। आज आपकी वामपंथी पार्टी जो लाल झंडे की ताकत है आपसे पूछने आया है, आपके बारे में उसको फिक्र है कि आपका क्या होगा, किसानों का क्या होगा, गरीबों का क्या होगा। और आज आपके बीच में हम लोग उपस्थित हैं, तो ये लाल झंडा अगर रहेगा तो आपके अधिकार की रक्षा होगी, आपके संविधान की रक्षा होगी, आपके हक के लिए हम लोग लड़ेंगे और लड़ते रहे हैं। साथी ने बताया कि हमारी पहचान क्या है, उन्होंने कहा कि हम शाह चांद साहब के बेटा हैं, मगर ये नहीं कहा कि वो जेल क्यों गए थे, ये नहीं कहा कि साथी 14 साथियों ने अपनी जो शहादत दी थी वो क्यों दी थी। वो इस वजह से शहादत दी थी कि हम बड़े जमींदार परिवार से आते हैं, हमको किसी चीज की कमी नहीं है, हमारे पिताजी को किसी चीज की कमी नहीं थी, मगर हमको आज भी न घर की कमी है, न पैसे की कमी है, न किसी चीज की कमी है। और जितने लोग साथी लोग गए थे जेल, 14 साथी सब बढ़िया परिवार से थे, उनको खर्ची की कमी नहीं थी, मगर उनको जेल जाना पड़ा आपकी लड़ाई के कारण। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक गरीब नहीं खाएगा तब तक हम भी चैन से नहीं रहेंगे, जब तक गरीब को अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक गरीब का हक नहीं मिलेगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और आपकी लड़ाई की वजह से, आपकी लड़ाई को आगे बढ़ाने की वजह से, आपके साथ खड़े रहने की वजह से उनको जेल जाना पड़ा और जेल में ही शहादत हो गई। मैं उस बाप का बेटा हूं और आज उनके परिवार से आपके बीच में खड़ा हूं। और आज मैं भी इसी प्रतिज्ञा को आगे बढ़ा रहा हूं कि जो हमारे पिताजी ने सपना देखा था, जो वीरेंद्र विद्रोही ने सपना देखा था, जो यहाँ के जगदेव प्रसाद ने सपना देखा था, जो मंजू देवी ने सपना देखा था कि लाल झंडा को हम लाल किले पे देखेंगे, और जब तक हम लाल किले पे लाल झंडा को नहीं पहुंचाएंगे तो ना आपके अधिकार की रक्षा होगी, ना आपके संविधान की रक्षा होगी, ना आपके हक हकूक की रक्षा होगी। मैं आप सभी से अनुरोध करने आया हूँ, इस लाल झंडे को मजबूत बनाइए, इस लाल झंडे को इतना मजबूत बनाइए कि सामंती ताकत जो आपको पीछे ढकेलने की कोशिश करता है, जो आपको अधिकार छीनने की कोशिश करता है, वो देख के ही भाग जाए। इतना ताकतवर बनाना है। और मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इस बिहार सरकार और केंद्र की मोदी सरकार ने जो गरीबों के खिलाफ जो काले कानून बना रहा है, उसको लड़ने के लिए भाकपा माले की हाथ मजबूत कीजिए। मैं आप सभी से बार बार अनुरोध कर रहा हूं कि ये लाल झंडे की ताकत हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी, हमेशा आपके साथ खड़ी रही है और आपके अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। साथियों, आपने देखा कि जो जो वादा किया गया था केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा, आज तक पूरा नहीं किया गया। चाहे वो काले धन वापस करने की बात हो, चाहे 15-15 लाख रुपया हर के खाता में देने की बात हो। मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ पर आज 6 साल हो गए, 7वां साल चल रहा है, मोदी सरकार सत्ता में है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कितने लोगों के पास 15-15 लाख रुपया आया? कोई एक नाम बता दीजिए तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ, मोदी जी जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। फिर कहा गया कि काला धन लाएंगे, क्या हुआ काला धन का? अवधेश जी ने कहा
कि काला धन के नाम पर जो झांसा दिया गया था, नोटबंदी के नाम पर जो झांसा दिया गया था, या 15-15 लाख रुपया के नाम पर जो झांसा दिया गया था, उसको अवसर के तौर पे लॉकडाउन में निकाल दिया गया। अब देखिए, नोटबंदी से सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ तो गरीबों को नुकसान हुआ। कई फैक्ट्रियां बंद हो गई नोटबंदी की वजह से, समझ गए। और उस फैक्ट्रियों में काम कौन करने वाले थे? किसानों के बच्चे, गरीबों के बच्चे, हमारे बिहार के बच्चे, जो बिहार के नौजवान लोग थे, बिहार के जो लोग थे, जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जहां काम करते फैक्ट्रियों में, इन नोटबंदी की वजह से कई कंपनियों में ताला बंद हो गया। वहां से निराश होकर के बिहार लौटना पड़ा, कईयों को नौकरी छोड़नी पड़ी। इसके बाद लॉकडाउन आया। इस लॉकडाउन को मोदी जी ने कहा कि इस क्या बोलते हैं, इस लॉकडाउन को अवसर के तौर पर देखिए, अवसर में बदल दीजिए। इस मतलब बीमारी को अवसर में बदल दीजिए। मगर ये अवसर गरीबों के लिए नहीं था, ये मोदी जी के लिए अवसर था कि जनता घर में है, जनता लॉकडाउन में बंद कर दिया है, और अब हम संसद खोल करके गरीबों के खिलाफ काले काले कानून बना सकते हैं। अब जनता तो ना धरना करेगी ना प्रदर्शन करेगी, जनता पर तो लाठी बरसा रहे हैं। तो उनके लिए यह अवसर था। अवसर क्या था कि अभी 8,000 करोड़ का मोदी जी का नया जहाज खरीदाया है, मगर गरीबों को राशन की कटौती की जा रही है, गरीबों के पेंशन में कटौती की जा रही है, गरीबों को इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है। मैं सवाल करता हूं कि ये गरीबों के लिए अवसर था कि आपके लिए अवसर था? तो जो मोदी जी कहते हैं उसका उल्टा होता है। आज कई लोगों ने छोटा मोटा रोजगार के लिए लोन लिया था, कृषि के लिए लोन लिया था। आज तुरंत किसान का अगर 20,000 का लोन था तो आज 1 लाख रुपया वसूल किया जा रहा है। मगर जो अडानी अंबानी का 1,65,000 करोड़, 1,65,000 करोड़ रुपया अगर हिंदुस्तान के आम सारे लोगों में बांट दिया जाए तो अब आप सोच लीजिए कि लगभग 1.5 करोड़ एक नागरिक को मिलेगा। उतना पैसा अडानी अंबानी सिर्फ 4-5 जो बड़े पूंजीपति घराने को दे दिया गया फ्री में, और वो माफ कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि आज बड़े बड़े उद्योगपतियों की पैसा की जरूरत थी कि आम गरीबों को जरूरत है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज राशन की जरूरत गरीबों को है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को है? कि तुम सारे किसानों की जमीन छीन करके, सारे नए नए कानून बना करके, नया नया कानून पास करके जो किसानों को तबाह करने की कोशिश कर रहे हो, जो मजदूरों को तबाह करने की कोशिश कर रहे हो। रोटी की जरूरत किसानों को भी है कि नहीं, यहाँ के मजदूरों को भी है कि नहीं, ये आज तय करने की बात है कि उद्योगपतियों को रोटी की जरूरत है। आज आपसे हर अधिकार छीना गया, और अब अंतिम में जो बचा था कि गरीब खेती करके कुछ कमा लेते थे, खेती करके कम से कम पेट का जुगाड़ हो जाता था। आज हर अधिकार को छीनने के बाद रोटी छीनने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे हालत में जब हमारे पास रोटी नहीं रहेगी तो हमारे पास मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं साथी कि इस काले कानून का मजबूती से विरोध कीजिए। इस काले कानून के खिलाफ जो इस लॉकडाउन के दौरान बनाए गए हैं उसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार के द्वारा जो इस कोरोना महामारी के नाम पे जो लॉकडाउन लगाया, उसके एवज में कहा गया कि मैं सारे मजदूरों को, सारे इसको भत्ता दूंगा। उन्होंने घोषणा किया कि सबको पैसा देंगे, सबको रोजगार दिया जाएगा, सबको राशन मिलेगा। मगर आज कई महीनों से राशन बंद है। मैं पूछना चाहता हूं केंद्र की सरकार से और बिहार की सरकार से कि गरीबों के साथ किया हुआ छल, गरीबों के साथ किया हुआ वादा कब पूरा होगा? आज आपने देखा कि लॉकडाउन के दौरान हजारों बिहार के मजदूर किसान जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना, महाराष्ट्र में काम करते थे, 4 घंटा के नोटिस पे लॉकडाउन लगा दिया गया।
4 घंटा की नोटिस पे सब कुछ बंद कर दिया गया। ये सोचा भी गया कि जो यहाँ के नौजवान, जो बिहार के नौजवान जो काम करते थे, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा फैक्ट्रियों में काम करते थे, फैक्ट्रियां बंद कर दी गई, रेलवे बंद कर दिया गया, बस बंद कर दिया गया। वो कैसे अपने घर को जाएंगे, कैसे उनका परिवार चलेगा, कैसे उनका घर चलेगा? उन्हीं के कमाई पर उनका घर चलता था। आज स्थिति आपने देखा कि बिहार में जो बेचारे नौजवान वहां से आए, पैरों में छाले पड़ गए। साथियों ने बताया कि वहां से पैदल आते आते पैरों में छाले पड़ गए। और बिहार की निकम्मी नीतीश सरकार कहती है कि ये कोरोना बम है, इसको बिहार के गांव में घुसने नहीं देंगे, बिहार के बॉर्डर में घुसने नहीं देंगे, बिहार में इंटर नहीं करने देंगे। और ये निकम्मी सरकार ने जब ये ऐलान किया तो हमारी पार्टी के 3 विधायक थे उस वक्त, हमारी पार्टी के 3 विधायक ने नीतीश कुमार से पूछा कि ये बिहार के नागरिक हैं, ये बिहार के किसान हैं, ये बिहार के मजदूर हैं, इनको अपने घर जाने का हक है, ये अपने घर जाएंगे और इनको घर जाने की इजाजत मिलनी चाहिए। जब ये हमारे विधायकों ने कहा तो नीतीश कुमार का कान खड़ा हुआ। और हमारे विधायक यहीं तक नहीं रुके, हमारे विधायक की तरफ से जो बिहार के तमाम बॉर्डरों पे किसान फंसे हुए थे, मजदूर फंसे हुए थे, उनके लिए जहां हो सका, जितना संभव हो सका, अपने स्तर से गाड़ी का व्यवस्था कर करके बिहार के कोने कोने में मजदूर को पहुंचाने का काम किया। और आज की पार्टी ने, आपकी पार्टी ने ये भी काम मजदूरों के साथ, किसानों के साथ करने का काम किया था। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज के इस दौर में जब आप 2021 की बात करते हैं तो इससे बेहतर पार्टी, इससे बढ़िया संगठन, इससे ज्यादा अच्छी पार्टी जो आपके हर मुद्दे पर लड़ती हो, वो कहां मिलेगी? आज कुछ गरीब लोग बहकावे में आ गए हैं। आज कुछ गरीब लोग मोदी मोदी मोदी, और जितना बार मोदी बोलिएगा उतना ही बार मोदी आपके अधिकारों में कटौती करेगा। जितना वोट मोदी को दीजिएगा उतना ही ताकतवर बनेगा और गरीबों पर, दलितों पे और शोषितों पर शोषण करेगा। उसके लोगों का शोषण होगा, आपके अधिकारों में कटौती होगा। मैं अपील करने आया हूं कि आप सभी गरीब लोग संगठित होइए, लाल झंडे की ताकत को बढ़ाइए और संगठित होके अपने आंदोलन को जिंदा रखिए। तब आपके अधिकार की रक्षा होगी, तब आपकी बात होगी, तब आपको राशन मिलेगा, तब आपको किरासन मिलेगा, तब आपका हक बाकी रहेगा। मैं आप सभी से इन्हीं सब बातों के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी संगठित